Let's start with the concept of multi-bagger. Before explaining the concept of multi-bagger, I will let you know the life cycle of share of Apple. आई होप आपको पता होगा $3 ट्रिलियन का वो शेयर मार्केट कैप है। और $3 ट्रिलियन का अगर मार्केट कैप है, अप्रोक्स इंडिया की जो हमारी जीडीपी है उसके बराबर आ जाता है वो। तो अगर मैं दिखाता हूँ आप थोड़ा सा स्क्रीन पे, सबसे पहले मैं आपको एप्पल की दिखाने की कोशिश करूंगा। माई हम्बल रिक्वेस्ट कीप वीडियो ऑफ काजल ग्रोवर जी। हाँ देखिए जरा, मैं अगर आपको एप्पल का मार्केट दिखाने के पहले आपको लाइफ साइकिल उसको देखिए जरा, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको एक मल्टी बैगर चाहिए तो मल्टी बैगर के लाइफ में ऐसे कई बार सिचुएशन आएगी जब वो शेयर आपका आधा हो जाए। अगर आप अपने शेयर को आधा होने पे होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप मल्टी मल्टी बैगर तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। एक चीज तो जानिए, अगर 10% 20% कोई शेयर गिरा या कोई शेयर 2 साल चला ही नहीं और आप उससे घबरा जाते हैं तो आप कभी मल्टी बैगर नहीं पकड़ पाएंगे। जो 3 प्रमोटर्स थे एप्पल के, उन्होंने 1978-79 के बीच में लगभग लगभग अपनी 90% होल्डिंग बेच दी थी। 90% होल्डिंग बेच दी थी, तीनों प्रमोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यानी एप्पल का जो, नो डाउट 10% 5% एक की वाइफ के पास था, एक वो था, उसके ही उनके पास बहुत पैसा बन गया। लेकिन अगर उनको पता होता कि हमारा शेयर ऐसा होने वाला है तो शायद वो भी ना बेचते, वो लोन वोन लेके काम चला लेते। अमेरिका में तो 2-3% पे लोन मिल जाता है। तो एक चीज ये जान रही कि मल्टी बैगर को इनिशियल फेज में आइडेंटिफाई कर लेना, इट इज नॉट इजी वर्क। मल्टी बैगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते, आपके चुने हुए स्टॉक्स में से कुछ मल्टी बैगर हो जाते। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे पता है कि ये एक्स स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है तो मैं अपना सारा पैसा उसी में लगा दूंगा। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। हाँ, आपको ये पता होता है कौन से स्टॉक्स के अंदर मल्टी बैगर होने की क्वालिटीज, कौन से स्टॉक में मल्टी बैगर होने की क्वालिटीज हैं। आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से 5 7 8 10 खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। और रखने के बाद आप कई साल जब उसको होल्ड करते हैं तो उनमें से एक आध जो है आपका मत 10 रखेंगे, 9 नहीं बनेंगे। 9 कोई 10% बढ़ेगा, कोई 5% बढ़ेगा, कोई 20% बढ़ेगा इन सीएजीआर, बट उसमें से एक आपका मल्टीबैगर हो जाएगा और वही फिर आपकी किस्मत को चेंज कर देगा। तो आपको उसी कंसेप्ट को जानना है। अगर आप ये खोजने की कोशिश करेंगे कि वो वाला मल्टीबैगर बता दूं मैं कि हाँ जी ये खरीद लो ये मल्टीबैगर हो जाएगा, अगर ऐसी कोई थ्योरी मुझे आ रही होती तो मुझे अमेरिका वाले उठा ले जाते। जैसे जादू वाली पिक्चर में वो जादू को ढूंढ रहे थे, जो हमें आया था ऊपर से, और उसको ढूंढ रहे थे कि हाँ जी इस जादू को हमें दे दो रिसर्च करने के लिए। तो ऐसी कोई थ्योरी होती नहीं है जिसको आप आइडेंटिफाई कर लें पहले स्टेज में। तो ये झूठ होगा कि मैं आपको कोई ऐसी चीज बता पाऊं। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि पास्ट में जो शेयर मल्टीबैगर हुए हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, उसमें से क्या कॉमन चीजें निकल कर आती हैं। अगर आप अपने स्टॉक्स में वो चीजें देखें, उस स्टॉक्स का एक अपना एक पोर्टफोलियो बना के रखें, तो उनमें से कुछ आपके मल्टीबैगर एक दो हो सकते हैं। फिर वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, हो सकते हैं। ठीक है, आई होप फेयर इनफ। क्या आप लोगों को लग रहा है कि किसी और एक्सपेक्टेशन से आपने ज्वाइन किया था और मैंने कुछ शुरू में ही आपको निराश कर दिया? एनी वन ऑफ यू? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है ये मल्टीबैगर के बारे में ही चलनी थी क्लास तो। हाँ नहीं, कई बार होता है ना कि हाँ कुछ कहीं मल्टी बैगर के सर लिस्ट देने वाले हैं ऐसा कुछ हो तो प्लीज, हो सकता है कि मेरा मैसेज आप सही से ना समझ पाए हो। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एप्पल की लाइफ साइकिल है। इसको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। 2000, आप जितना चाहेंगे, जितना पीछे का डेटा चाहेंगे, सपोज मैं आपको 5 साल का डेटा लेके और इसको मैं दिखाता हूँ कि ये अपने लाइफ में कितनी बार अपने लाइफ में आधा हो गया। आधा, 10% 20% करेक्शन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अभी आपको देख के यहाँ नहीं पता चल रहा, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे, दिस वॉज $20 when it came to $9, आधा हो गया। दिस वॉज $31, इट केम डाउन टू $19।
करीब करीब आधा हो गया। दिस वॉज $55, इट केम डाउन टू $32, आधा हो गया। और मैं उससे पहले के नहीं दिखा रहा हूँ, ये वो चीजें दिखा रहा हूँ जो अभी पिछले 10 सालों में हुए हैं, मैं वो केवल दिखा रहा हूँ। इससे पहले 1970 से 80 से बहुत बार ऐसा हुआ होगा, जब से भी ये स्टॉक का ये देखिए, $78 टू $49, यहाँ देखिए, दिस $133 टू $98। ये तो मैं आपको 2020, 21, 22 के बाद की बात दिखा रहा हूँ। ये यहाँ देखिए, $141 टू this came to $114, then it was $179, $180 से आ गया $128, एक कैलकुलेट करके देखिएगा 40% के आसपास होगा। then it was $173, came down to $121। रिसेंटली कुछ ही 2-3 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जुलाई 2023 की केवल बात, 6 महीने पहले की मान लो मैक्सिमम, it was at $195 and came down to $166 अगेन, करीब करीब आपका 25-30%। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो एक स्टॉक, दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐसे होंगे जो 2-4 साल नहीं चलेंगे, 2-4 साल वो आधे होंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि एप्पल ने अपने लाइफ में कितना कितना पैसा बना के दिया है, वो एक अपने आप में एक अजूबा है, एक अजूबा है। 10 टाइम्स या 15 टाइम्स से ज्यादा आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप के ऊपर होगा वो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा इसने बना के लाइफ में दिया है। लेकिन आप इस वोलेटिलिटी की वजह से, अगर आपका स्टॉक यहाँ से आधा होता है, 40% होता है, 30% नीचे जाता है, आप परेशान होकर उस स्टॉक को बेच देते हैं, सर ये तो चल नहीं रहा, क्या करें, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। मैं आपके सामने फ्यूचर तो नहीं दिखा सकता किसी चीज का, लेकिन मैं पास्ट दिखा सकता हूँ बस। इसलिए कहता हूं कि जब आपको अपने स्टॉक पे शक होने लगे, अपने स्टॉक पे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस खोने लगे, तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स के 10 साल, 20 साल, 25 साल का चार्ट जरूर उठा के देखें। आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार ठीक है, ये तो नॉर्मल फिनोमिना है एक इक्विटी मार्केट में, और इस फिनोमिना को हमें झेलना आना चाहिए, इस फिनोमिना के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम तैयार रहेंगे तभी हम अच्छे स्टॉक को अच्छे समय तक होल्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आपके साथ दिक्कत होगी। सब सुनते हैं कि विप्रो का में जिसने 10,000 रुपए लगाया आज वो 16 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10,000 लगा के 16 करोड़ तक वेट किया? 10 वाले ने 12 में बेच दिया, 12 वाले ने 15 में बेच दिया, 15 वाले ने 20 में बेच दिया, 20 वाले ने हो सकता है 19 में ही बेच दिया, दोबारा नीचे आया हो तो फिर 25 वाले ने 1 में बेच दिया, 1 वाले ने 80 में बेच दिया। ऐसे करते हुए वो 16 करोड़ पहुंचा है। 10,000 को 16 करोड़ तक पहुंचाने वाले गिने चुने लोग हैं। इसलिए प्लीज जब आप स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदने से पहले बहुत रिसर्च करें, देखें, अच्छे स्टॉक को लेके बैठें, और 2-4, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, अगर आपके पास, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर किसी स्टॉक को आपको 10 साल होल्ड करने की क्षमता ना हो तो प्लीज उसको 10 मिनट भी अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। ये उनका कोट है, पढ़ लेंगे आप, कि अगर किसी स्टॉक को 10 साल रखने की आपके पास क्षमता नहीं है तो प्लीज डू नॉट कीप इट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट, तुरंत बेच दीजिए फिर उसको। ये वॉरेन बफेट जी का कोट है। तो आई होप इस स्टॉक के थ्रू आपको एक आइडिया लगा होगा कि अगर आपको मल्टी बैगर रखना है तो पहली चीज ये हो गई कि आपको उसकी फ्लक्चुएशंस में घबराना नहीं होगा, अदरवाइज वो मल्टी बैगर आपका कभी नहीं बन पाए। अब दूसरी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब आपको इस क्लास को मैंने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, मैं एक रिपोर्ट जा रहा था कि इंडिया में कौन कौन से स्टॉक मल्टी बैगर बने हैं। अगर आप देखेंगे पीआई इंडस्ट्री, केआई इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, कोई 6,000 गुना हो गया, कोई 3,000 गुना हो गया, कोई 1,300 गुना हो गया, 800 गुना, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो 100 टाइम्स से ज्यादा हुए हैं। जो हम एशियन पेंट रोज कहते हैं वो तो केवल 100 गुना हुआ है। उससे ऊपर बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके 6-6 हजार गुना हुए, 1,000 गुना, 6,000, 5,000, 3,000, 1,000, 800, 900, अगर आप देखेंगे, सी माई स्क्रीन, यू विल फाइंड ये ऐसे स्टॉक हैं जो कई कई 100 गुना हुए। अब अगर आप इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें तो इसमें सबसे कॉमन चीज जो निकल कर आती है, सबसे कॉमन चीज जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है
कि ये जिस भी इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री से ये बहुत ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई होने में नहीं लगे, डाइवर्सिफाई होने में नहीं लगे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, परसों वो कर लूं, उस तरह का काम इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एकाक ऐसा आप ढूंढेंगे कहेंगे नहीं सर इसने तो ऐसा किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉमन चीज जो निकल कर आती है, अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज एकदम क्लियर लिखी हुई है, और मैंने भी इसको आइडेंटिफाई किया तो देखा कि ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि अपनी लाइफ में इन्होंने अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के बारे में नहीं सोचा कि नहीं जी आज हम पेंट बेच रहे हैं तो कल को चलो हम बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, या आज हम फाइनेंस के बिजनेस में हैं तो कल चलो हम ऑयल एंड गैस के बिजनेस में चले जाएं। अपना जो कोर फील्ड है उसी पे इन्होंने कंसंट्रेट किया। जो भी मल्टी बैगर हुए हैं ये बहुत ज्यादा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है वो आज कुछ कर रही है, कल कुछ कर रही है, परसों कुछ कर रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको 10% 12% का रिटर्न दे सकती है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री आपको 25 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ आपको 100 गुना, नो डाउट आराम से 10-12% के रिटर्न, तो वो क्लास आज हम नहीं कर रहे हैं, हम आज मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं। तो मल्टी बैगर की एक बहुत अच्छी खासियत है, आप इनमें से मैक्सिमम को देखेंगे कि हाँ जी अगर कोई बुलेट बना रहा है तो उसका कोर बिजनेस जो है वो अपना अपना जो रॉयल एनफील्ड है उसी पे उसने बहुत ध्यान दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर एक कोई एक्विजिशन कर लिया उसके थ्रू कर लिया, अदरवाइज उसने बहुत, हैवेल्स कंपनी को अगर आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे, किया इंडस्ट्री को देखेंगे, रिलैक्सो को देखेंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्री को देखेंगे, एशियन पेंट को देखेंगे, ठीक है, मेरिको को देखेंगे, इस 80% उनका रेवेन्यू आज भी बिस्किट से आता है। क्या इतना अच्छा एफएमसीजी कंपनी है, क्या वो आटा बेच के, दाल बेच के, मसाला बेच के वो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर वो इसमें चले जाएंगे तो फिर वो 12% का 10% का सीएजीआर देंगे, जो कि आपका आईटीसी देता है, जो कि आपका एचयूएल देता है, वो नॉर्मल सीएजीआर है, वो आपको मिल जाएगा। मल्टी बैगर का मतलब हो गया कि नहीं जी कई 100 गुना, 10 साल में 10 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, इस टाइप का जो अगर देना है तो आपका ये एकदम एक एक क्वालिटी हर के साथ ऐसा इन्वॉल्व रहा है कि नहीं जी वो अपने कोर बिजनेस से उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया। पहली चीज ये आपको देखना है जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, तो ये एक पहली क्वालिटी उस स्टॉक के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने कोर बिजनेस से डाइवर्ट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आईटीसी का ही देख रही है, सिगरेट भी बेच रहे हैं, होटल भी बेच रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो आईटीसी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा नो डाउट। बट इफ यू थिंक कि आईटीसी कहीं आपको 10 साल में 100 गुना हो जाएगा, तो ऐसे वाले का जनरल, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन जनरली वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, बिकॉज उस तरह का जनरली अगर आप पास्ट का डेटा देखेंगे, आप एप्पल को ही देखिए या आप फेसबुक को देखिए, तो वो अपना एक जो कोर बिजनेस है उनका, हाँ जी, और उन्हीं पे वो लगे हुए, चाहे वो उन्होंने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, चाहे वो व्हाट्सएप को एक्वायर किया, चाहे जैसे भी करके वो उसी लाइन को पकड़ के अपना काम पे लगे हुए हैं। दे आर नॉट डूइंग कि नहीं जी आज हम कल को हम गाड़ी बेचने लगे, परसों को हम ये करने लगे, इस तरह के काम उन्होंने नहीं किए। ठीक है, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई इन सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में, वो ये निकल कर आई, चाहे आप इंडिया के इंडस्ट्री में ले लें, चाहे आप यूएस के इंडस्ट्री में ले लें, एक चीज बड़ा कॉमन निकल कर आया कि इन सब के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मोट था। मोट वो एक ऐसी एक डिफरेंट चीज थी जो बाकियों के पास नहीं था, या बाकियों बाकियों से इनके पास एक एज था। जैसे अगर आप बात करेंगे पार्ले से मेरिको का, पार्ले भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा बिस्किट बनाती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मेरिको क्यों मल्टी बैगर बन गई और पार्ले मल्टी बैगर नहीं बन पाया, उसका कारण ये था कि इन्होंने जो हायर मिडिल क्लास या हायर क्लास है जिसके पास पेइंग कैपेसिटी होती है, वो इनके टारगेट कस्टमर होते हैं। अगर आप नेस्ले को देखोगे, अगर आप पीआई इंडस्ट्री को देखोगे, अगर आप एशियन पेंट को देखोगे, अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्री को देखोगे, आप जितने भी ये मल्टी बैगर वाले स्टॉक है आप इनको देखोगे, ये जो आम जनता को बेचने वाले स्टॉक हो, वो स्टॉक कभी मल्टी बैगर नहीं बनते, बिकॉज वहां पे प्राइसिंग पावर नहीं होती। अगर आप पेज इंडस्ट्री को देखोगे, ये क्यों ये सारी, कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे एज कंपेयर टू एसबीआई, या एचडीएफसी को देखोगे लास्ट 20 साल में, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस एक वैसा कस्टमर बेस है जिसके लिए सर्विस क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू प्राइस।
एज कंपेयर टू प्राइस। वो वाला जो कस्टमर बेस है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज दिया। आप किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को आप उठा के देखेंगे तो उसने ये एक बहुत कॉमन चीज निकल कर आई है जो आपको भी देखना है। ऐसा कोई स्टॉक जो कि सबको ऐसी, जैसे आप एप्पल को ही देखिए, एप्पल का जो कस्टमर बेस है दैट इज थिंकिंग अबाउट सम प्रीमियम वाला चीज है, सम, वहां पे प्राइसिंग बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, वहां पे क्वालिटी बहुत बड़ा मैटर करता है, स्टेटस बहुत बड़ा मैटर करता है। नेस्ले को आप देख लो, वहां पे भी सेम चीज ऐसी ही है। तो जितने भी ये मल्टी बैगर स्टॉक निकल कर आए हैं, आप उसमें एक चीज और बहुत कॉमन निकल कर आई है कि वहां पे इनका जो कस्टमर बेस है वो मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए, हायर मिडिल क्लास बोल दीजिए, या जो हायर क्लास के लोग होते हैं, जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी वाले लोग होते हैं, जो 10 लाख रुपए साल के ऊपर के कमाने वाले लोग होते हैं, 8 लाख, वो वाले लोगों के ये उनका कस्टमर बेस वही है मेनली। मैं ऐसा नहीं करा कि आपको इसमें एक्सेप्शन मिल सकते हैं, लेकिन जनरली कॉमन, मैंने फिर बताया कि वी हैव टू गो विद द लॉ ऑफ एवरेज। एवरेज में क्या हुआ, उन्हीं चीजों को हम एक रूल बना सकते हैं। अदरवाइज एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो जाता है। एक्सेप्शनल तो पता चलता है कि एक स्टॉक एक महीने में 10 गुना हो गया, क्यों हो गया इसका स्टॉक के मालिक को भी नहीं पता, और दूसरा स्टॉक एक न्यूज आती है और वो आधा हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो मोहल्ले इसको बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज को भी नहीं पता, उन्होंने खरीदा और पता चला कि स्टॉक उस दिन से आधा हो गया। तो ऐसा होता है, तो वो सब एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस का हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस ये है कि आप बहुत अच्छा वॉक करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो फुटबॉल के मैच में खेलते खेलते उनको हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर यही कहता है कि अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आपको रेस्ट करना है, आपको वॉक करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अच्छा फूड खाना है, तो आप इससे बच सकते हैं। तो हम एवरेज पे ही जाके बात कर सकते हैं, हम एक्सेप्शनल की बात नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल तो जस्ट लाइक जुआ है। आप वो, अगर वो एक्सेप्शनल वे से पैसा बनना होगा, ध्यान रखिए कभी भी अगर एक्सेप्शनल वे से पैसा बनना होगा तो उसके लिए आप लॉटरी में चले जाइए, आप गोवा में जाके अब वो जो कैसीनो में खेल लीजिए। अगर स्टॉक मार्केट में बनना है तो वहां भी बन जाएगा, अगर वो किस्मत वाला पैसा बनना होगा। मैं किस्मत वाले पैसे की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको रूल वाले पैसे की बात कर रहा हूं, जहां पे आप अपनी थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा स्किल को यूज करके आप पैसा बनाएंगे, ना कि हाँ जी मेरी किस्मत होगी तो बन जाएगी। तो वो किस्मत के लिए आपको स्टॉक में आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप कहीं लॉटरी लगा लीजिए, कहीं आप कैसीनो में चले जाइए, कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें आपको पैसा बन जाएगा। कैसे भी वो बन जाता है, उसका अलग तरीका। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे यही स्टॉक खरीद लें। आपके स्टॉक में अगर सपोज मैं कहता हूं कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो अगर है, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के मैं इस तरह के स्टॉक आइडेंटिफाई कर लूं और उनको खरीद के रख दूं 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो उसमें ऐसा एक आध स्टॉक हमारा निकल जाएगा। और एक भी निकल जाता है तो वो बाकी 10 का वो टेक केयर कर लेता है, डोंट वरी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये आम के पेड़ की तरह होता है। आप 10 आम का पेड़ लगाएंगे, उसमें से एक आम का पेड़ ही फल देगा, 9 को या तो पड़ोसी तोड़ देंगे, या तो गाय खा जाएगी, या तो उसके ऊपर दीमक लग जाएगा। लेकिन एक आम का पेड़ अगर फल देने लगेगा तो आपके घर के लिए आम सफिशियंट हो जाएंगे, आपके घर के लिए आम सफिशियंट हो जाएंगे, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको 10 के 10 आम के पेड़ में फल आना जरूरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी। एक आम का पेड़ आपके घर में हो जाए, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। चलते हैं कुछ और रूल को आगे करते हैं। एक कंसेप्ट और है, अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक का फाइनेंस में जाके देखेंगे, फाइनेंशियल में थोड़ा सा अब मैं टेक्निकल में जाऊंगा, तो वहां पे क्या कहता है कि जो उसका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे, हमेशा का मतलब हो गया एवरेज में, अगर आप 10 साल का डेटा उठाएंगे या 20 साल का डेटा उठाएंगे तो 20 साल में पता चलेगा 18 साल आरओई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आरओई देखना तो बड़ा आसान है, आप स्क्रीनर पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको मिल जाता है आरओई। बड़े बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे देखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे देखें। तो सिंस आज आप लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट करके ज्वाइन किया है, तो मैं आज आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन देखना जरूर सिखाऊंगा कहाँ पे आपको ये डेटा मिलेगा।
और हम लोग जब एमकॉम कर रहे थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था मैं वहाँ पे, तो हमें एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ाया गया था। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने एमकॉम वगैरह किया हो, एमबीए वगैरह किया हो, तो वहाँ पढ़ाया जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वहाँ पे बताया जाता है, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है कि डेट का कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट निकाल के बताया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। ठीक है, आपको सब डिटेल में जाना नहीं है। आजकल गूगल बाबा के पास सब कुछ अवेलेबल होता है। मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सपोज मुझे देखना है कि हाँ जी, रिलायंस इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिखा, और यहाँ पे मेरे पास इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% आ रही है। देखिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मैं लो लेके चलता हूँ चीजों को तो मेरे पास 10% आ जाती है, अगर मैं रिस्क को, और अगर हाई लेके चलता हूँ कि चलो जी, तो भी मैं 12% से ज्यादा इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आ रही। अब मैं रिलायंस इंडस्ट्री को स्क्रीनर पे जाता हूं और देखता हूं इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिखता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री की आरओई जो है वो केवल 8.9 है, यानी जो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें देखने में तो लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्री हर साल खूब प्रॉफिट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो उसके लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो अब कई हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे कई लैंड होंगे उनके पास, जो उनकी बुक्स में तो बहुत कम पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आज भी उसको बेच दें तो उनको बहुत पैसा मिल जाएगा, या उसके ऊपर बहुत पैसा उनके ऊपर रिटर्न मिल सकता है। तो एक्चुअल में उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, आरओई उनकी 9% है। तो ये कहीं से भी अब यहां से मल्टी बैगर होने का कोई कंसेप्ट यहां से नहीं रखता। ऑन द अदर हैंड प्लीज, मैं जाता हूं, सपोज मैं देता हूं टीसीएस। अगर मैं टीसीएस का आरओई देखता हूं तो ये 46% है, और मैं टीसीएस को ही मैं देखने की कोशिश करता हूं कि हाँ जी इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आती है। अगर मुझे मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं डाल के देख सकता हूं, या सिंपली मैं आप लोग को गूगल में सिखा देता हूं, सो दैट कि आप लोग के लिए आसानी रहेगा। आपके पास कैसे आसानी रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपका ये जो वेबसाइट है हमारी, जिस वेबसाइट को मैं देख रहा था, इसी वेबसाइट को आपको दोबारा देखना है। इस वेबसाइट का नाम है फिनबॉक्स। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी गूगल में, यहाँ से शायद नहीं आएगा आपका, गूगल में जाके मैं एक नया खोल देता हूँ सो दैट कि आपके लिए आसानी रहे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, TCS, और यहाँ लिख दीजिए फिनबॉक्स। फिनबॉक्स ये लिख दीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप एंटर कर दीजिए, आपके पास फिनबैक बॉक्स का वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जिस भी कंपनी का आप ढूंढना चाहे, मैं तो केवल आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब ये टीसीएस का, यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल करीब 10.5% आता है। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10, 10.5, 11% मान लीजिए, 12% मान लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं आता। थोड़ा बहुत बीटा का क्या उन्होंने वैल्यू लिया है उसके ऊपर देख रहा है। प्रीमियम जो है, रिस्क प्रीमियम, आप अपना 10 की जगह आप 8 ले सकते हैं, 8 की जगह 10 रखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा उससे। तो अब मेरी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो मेरी आ रही है 11%, और मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो मेरे पास आ रही है वो 46% की आ रही है। तो यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, प्लीज नो रिकमेंडेशन है, मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तो मैं सोच सकता हूँ कि ये यहाँ से और मुझे अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर दे सकता है। लेकिन ऐसे स्टॉक जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कितने भी अच्छी कंपनी हो, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा है, तो अब उसको वहां से आपको फिर वही 8%, 10%, 12% ग्रोथ के लिए अच्छा है। आप पैसा एफडी में रखते हैं तो उससे बहुत अच्छा है कि आप रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद के छोड़ दीजिए अगले 10 साल। यू विल बी मच 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 हैप्पियर, मच हैप्पियर। अगर आज के 10 साल बाद कोई उठा के देखेगा तो बहुत अच्छा रहोगे, बहुत खुश रहोगे आप। लेकिन अगर आपको मल्टी बैगर, जिसके लिए आज आपने एक क्लास ज्वाइन किया है, वहां पे एक ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको किसी भी हालत में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल से मतलब है, अगर मैं 10 रुपए में कोई पैसा ला रहा हूं और 8 उससे कमा रहा हूं, तो मैं कभी आगे ग्रो कहां करूंगा। मैं 10 में पैसा ला रहा हूं और उसमें 20 कमा रहा हूं, 25 कमा रहा हूं, 30 कमा रहा हूं, अगर ये सिचुएशन होगी तभी मेरी कंपनी आगे ग्रो करेगी, तभी मेरा पैसा आगे बनेगा। अदरवाइज तो मैं कमाऊंगा और दूसरे को मैं दूंगा। ताहिर जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एकदम एक्सीलेंट सर, पूछिए।
सर ये जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू एज कंपनीज में चलता है या सभी टाइप की कंपनीज में चलता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज में भी चलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का कंसेप्ट तो सर हर जगह है सर। रिटर्न ऑन इक्विटी वो पीबीपी अलग कंसेप्ट होता है सर। आपको सिंपल सी पैसा है सर, लोगों ने पैसा आपके पास लगाया है, उस पैसे पे अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्या होता है कई लोग आप देखोगे गुड़गांव जैसे शहर में लोग कहते हैं मेरा 20 लाख रुपए रेंट आ रहा है, बहुत खुश है। कहते हैं क्या है जी, उनका 20 लाख रुपए रेंट आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि उन्होंने 200 करोड़ की उनके पापा की रेंट थी पड़ी हुई थी, उस पर कमरे बना दिए हैं, आ रहा है। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उनके 20 लाख रुपए रेंट आ रहा है, दे आर हैप्पी विद दैट, क्योंकि उन्होंने कभी उतना सोचा नहीं है, तो वो कभी बहुत ग्रो कर जाएंगे लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, आज है कल को बच्चे हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके वो कमी होगा, वो कभी आगे ग्रो नहीं करेगा। वो आगे कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो 20 लाख रुपए हर साल खाते जाएंगे और अल्टीमेटली वो आगे आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि पैसा बहुत आ रहा है उनके पास, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक जो इंटरप्रेन्योर होगा वो ये देखेगा, यार इस लैंड को मैंने यहाँ लगा रखा है, इस पे मुझे क्या मिल रहा है, ये 20 लाख मिल रहा है, अगर यही लैंड अगर मैं किसी बिल्डर से कोलैबोरेशन कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, या मैं इस लैंड को बेच देता हूँ, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा। जब वो रिटर्न हायर होगा तो वो वहां जाएगा, तो ही वो ग्रो कर पाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वही कंसेप्ट होता है कि जो आपकी कैपिटल है वो किस कॉस्ट पे आपको मिली हुई है, किस कॉस्ट पे मिल रही है, और रिटर्न जो आपके पास आ रहा है वो उससे हायर है कि नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पाया। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, हम चाहेंगे कि डिस्कशन करके हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। किसी के मन में है तो। विक्रांत जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। गुड कैसे हैं? मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। बस बढ़िया है सर। अच्छा लग रहा है सर बहुत आपको बढ़िया देख के सुबह सुबह। सर। बिल्कुल सर, आपकी हर क्लास में बहुत अच्छा ही लगता है सर। तो कुछ ना कुछ सीखने को मैं मिलता है कोई सर। भी नई चीज जब पढ़ने लगता हूँ, वैसे मैं तो अपनी इन्वेस्टिंग करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मैं बताऊं, जो लोग जुड़े हुए हैं। एक चीज और है, अब हमने 3 फैक्टर देख लिए। पहला फैक्टर क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा मुझे? सबसे पहला फैक्टर क्या होना चाहिए मल्टीबैगर की? एनी वन ऑफ यू? यस रुचि मैम। मोट सर, मोट नॉट डेविएटिंग फ्रॉम देयर should not कोर diverge. बिजनेस। एक सेकेंड रुचि मैम बता रही है, रुचि मैम The बताइए। company should stay in its core business. कोर बिजनेस में होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा कौन Second बताएगा? point, दूसरा company should have any moat. मोट होना चाहिए, एक्सीलेंट। और And last point is ROE should be greater than cost of capital. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सुजाता मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर यही बता रहे थे, मैडम ने बता दिया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, अब जो नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैश फ्लो। देखिए, जब हमारे पास पैसा आएगा उसी पैसे को हम कहीं लगाएंगे, और अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने वाला पैसा कम पड़ रहा है, वो हमें कहीं और से लेना पड़ रहा है, तो हम 1 दिन ले पाएंगे, 2 दिन ले पाएंगे, 10 दिन ले पाएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम उसे लेके काम नहीं कर सकते। हमें अपने पास से उतना पैसा आना चाहिए। ये अगर आपको पता हो, आपने अभी बायजू का केस देखा हो, बायजू की वैल्यूएशन 1/10 हो गई है, जो अभी उन्होंने लेटेस्ट राइट इशू निकाले हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। 1/10 में, जो आज के 2 साल पहले उनकी वैल्यूएशन थी उसकी 1। क्यों? क्योंकि वो जितना भी ग्रो कर रहे थे वो पैसा ले लेके ग्रो कर रहे थे, पैसा जनरेट करके नहीं ग्रो कर रहे थे। तो जब तक आप पैसा जनरेट करके नहीं ग्रो करेंगे, तब तक आपको आगे बढ़ने का कोई, सिंपल सी बात है, आप अपने घर में अगर आप लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे अपना घर चलाएंगे तो कितने दिन चला पाएंगे? आप कुछ भी, आप बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करें, इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, खुद कुछ कोशिश करें, जब तक आपकी वो सिचुएशन ना हो कि आपके पास, ठीक है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके बच्चे की फीस देनी है, 1 साल आपने ले लिया, वहां तक चलता है। लेकिन अगर आप कई सालों तक आप यही काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये देखना है कि आपका जो ऑपरेटिव कैश फ्लो है, ऑपरेटिव कैश फ्लो वो हमेशा आपके कैपेक्स रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो। जो एवरेज कैपेक्स है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो आपका ऑपरेटिव कैश फ्लो आया है वो आपका एवरेज कैपेक्स रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो। जो आपने मतलब जो हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं पिछले कई सालों में, वहां पे जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है उससे ज्यादा हमें ऑपरेशन से पैसा आए, ताकि हमने, एक तो ऑपरेशन से पैसा कैश फ्लो आया, इसका मतलब कि आपने बाकी खर्चे वर्चे कर चुके हैं। अब खर्चे
अगर आप लोग थोड़ा बहुत अकाउंट्स जानते हैं तो हम जब कैश फ्रॉम ऑपरेशन होता है, यानी बाकी जो सैलरी वैलरी ये वो सब दे चुके हैं, उसके बाद जो कैश आ रहा है हमारे पास, उस कैश फ्लो में से हमारी जो इन्वेस्टिंग का जो काम है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन है तो उसकी एक लाइफ है, 8 साल 10 साल 20 साल जो भी लाइफ है, उस लाइफ के बाद मुझे वो अगर उस लेवल पे सस्टेन करना है तो उस वॉशिंग मशीन को चेंज करना पड़ेगा। टीवी है, फ्रिज है, सबके घर में वो होता है। सेम वे कंपनियों में होता है। प्लस एक तो आपको उनको रिप्लेस करना है, प्लस दूसरा नया भी खरीदना है स्वादिष्ट कि आप ग्रो कर पाए, क्योंकि हम मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं। मल्टी बैगर तभी हो सकता है जब एक मशीन से दो मशीन, दो मशीन से तीन मशीन, अगर मेरे एक घर में टीवी है, एक कमरे में है, तो दूसरे में भी आए, तीसरे में भी आए, चौथी में भी आए। जब इस तरह से हम ग्रो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दिस आई एम गिविंग यू रेमैन एग्जांपल। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जितना भी आपका कैपेक्स रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो रहा है। मैं आपको एक दिखा रहा हूं स्क्रीनर पे जाके, थोड़ा आसान रहेगा आप लोग को। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं बैलेंस शीट में, पहले मैं बैलेंस शीट में जाता हूं। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो फिक्स एसेट्स है ये 8,000 करोड़ से और करीब करीब 2012 में थी, जो इस समय 19,000 करोड़ हो गई। यानी हमने करीब करीब अगर आप देखेंगे 11-12 हजार करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है पिछले 10 सालों में। आई एम टॉकिंग अबाउट टीसीएस। ये टीसीएस कंपनी है। टीसीएस कंपनी की जो एसेट्स थे, फिक्स एसेट्स थे, वो आपकी पहले 8,000 करोड़ थे, 9,000 करोड़ थे, जो आज 20,000 करोड़ हो गए। करीब करीब 12,000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है पिछले आप मान लीजिए 12 सालों में। अब इनका ऑपरेटिव कैश फ्लो देखेंगे तो इनको हर साल 20,000 करोड़ की इनकी रिक्वायरमेंट थी, और आप देखेंगे तो हर साल ही 20,000 करोड़ करते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कभी 11,000, 12,000, 15,000, 20,000 करोड़ ऐसे ये करते जा रहे हैं। इसका मतलब इनकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए कैश फ्लो बहुत आराम से इनके पास आ रहा है। इनको कहीं और से लोन वोन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूं, थोड़ी मैं बड़ी कंपनियां इसलिए उठा रहा हूं सो दैट कि आप लोग को थोड़ा आसानी रहेगी उसको जानने में। यही चीज मैं जाता हूं, अगर मान लीजिए मैं चला जाता हूं अगेन रिलायंस पे जाता हूं, मैंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐसे आप लोग के साथ लाइव ही जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे इनकी जो फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट है ये 1,00,000 करोड़ की थी, जो 1,30,000 करोड़ की, और करीब करीब 9 लाख करोड़ की हो गई। यानी पैसे इनको चाहिए थे करीब 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कैपेक्स किया है पिछले 10 सालों में। और कैश फ्लो अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक, तो टोटल कैश फ्लो इनका 8 लाख करोड़ से या तो कम होगा या उसके आसपास ही होगा। यानी कोई सरप्लस कैश फ्लो इनके पास नहीं बचता। आप जोड़ लीजिए 24,000 प्लस 36,000 प्लस 43,000 प्लस। ये बहुत बेसिक चीज है फाइनेंस की। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपको किसी किताब, मतलब आप 10 किताब पढ़ेंगे तो ये चीजें निकल कर आती हैं, जो मैंने अपने लाइफ में पढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर आप इनको करें लगेगा कि हाँ ये, तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट यहां से पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब आप लोन लेंगे, आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ नहीं रहा, लोन लेंगे तो फिर आप उस लोन का इंटरेस्ट भरते रहेंगे। तो अगर आप 10 साल में, 1 साल आप लोन ले चलता है, 2 साल आप लोन ले, मैं तो 10 साल का डेटा आपको दिखा रहा हूं कि 10 साल में आपने जितना फिक्स एसेट्स बनाया, क्या 10 साल में आपके पास उतना कैश आ गया कि आप उस फिक्स एसेट्स को अपने सोर्सेस से उसको पूरा कर पाए। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर मल्टी बैगर होने के, मैं नहीं कह रहा, मैं फिर बता रहा हूं, स्टॉक ग्रो करेगा 8%, 10%, 12% से आप पैसा बनाएंगे। और एक एफडी से बहुत अच्छा, इक्विटी इज ऑलवेज बेटर देन एनी फिक्स एसेट एंड ऑल। आपको अच्छे रेट पे, अगर आप अभी तो रिलायंस बहुत बढ़ चुका है, जैसे अभी 2300-2400 पे था तो मैंने भी आप लोगों को बताया था, तो एक अच्छे रेट पे अगर आप रिलायंस खरीद कर रख देते हैं 10 साल 15 साल, तो आपको आराम से किसी भी एफडी से बेटर रिटर्न मिलेगा। अगर आप अच्छे रेट पे एसबीआई खरीद कर रख देते हैं, एचडीएफसी खरीद कर रख देते हैं, एशियन पेंट खरीद कर रख देते हैं, तो रिटर्न। जब आज हम बात कर रहे हैं मल्टी बैगर की, तो मल्टी बैगर की एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपको कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए, ठीक है 1 साल आपको हो सकता है या 2 साल आपको हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 साल का डेटा देखें तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जितना कैपेक्स में आपका पैसा लगा है, क्या वो आपके कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको तो दूसरों पे, बाहर के पैसे पे डिपेंड करना पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता, वो मल्टीबैगर नहीं बन सकता। ये एक बेसिक रूल ऑफ मल्टीबैगर है, जो कि मैं नहीं, 4-5-6 आप केवल गूगल पे मल्टीबैगर रूल्स फीचर्स ऐसे करके डालेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उसमें आपको ये डेटा
हर जगह मिल जाएगा, हर जितने भी एक्सपर्ट है आपको यही चीज बात करते हैं। कोई भी अगर एक बुक है वंस अप इन वॉल स्ट्रीट पीटर लिंच की, उसमें एक चैप्टर पढ़ रहा था कि वो चैप्टर था तो वहां पे भी एक कंसेप्ट है, उन्होंने चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस चैप्टर में भी उन्होंने यही कहा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सॉरी ये जो आपका रिटर्न ऑन कैश फ्लो है, जो आपका एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है, वो किसी भी हालत में आपकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट, यानी आपको इसे फ्री कैश फ्लो, अगर आप सौरभ मुखर्जी के टर्म्स में देखेंगे, सौरभ मुखर्जी की भी एक बहुत अच्छी बुक है, उसको कहते हैं सम इन्वेस्टिंग, उस बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अगर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी उन्होंने यही लिखा है कि जो फ्री कैश फ्लो, ये सब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। लोग कहते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या पढ़ें, देखो मेरे हाथ में तो जो लग जाती है। गुड़गांव में एक बहुत अच्छा है कि गुड़गांव में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो रेड राइट पे बुक्स बेचते रहते हैं। मुझे पता है वो पायरेटेड होती हैं, वो होती है, मुझे तो एक बार पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है, 100-150 रुपए की बुक देते हैं, मैं खरीद देता हूँ और पढ़ता हूँ। कई बार मैं उसको किसी स्कूल में जा रहा होता तो वहां किसी बच्चे को गिफ्ट दे देता हूँ वही बुक, लेकिन बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, अमेजन वगैरह से मंगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी पढ़ने के लिए आपको इवन तो आप पढ़ेंगे तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में भी लिखा है फ्री कैश फ्लो का जो कंसेप्ट है, फ्री कैश फ्लो यानी मेरे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए, प्लस मेरी जो इन्वेस्टिंग यानी ग्रो करना है मुझे, उसके लिए भी पैसा मुझे मेरे कैश, मेरा जो बिजनेस है वो देगा। अगर वहां से पैसा नहीं आ रहा, यानी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा, तो मेरे पास वो फ्री कैश फ्लो का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया है कि आपका जो इन्वेस्टिंग, जितना भी आपने कैपेक्स किया है या करना चाहते हैं, वो पैसा आपके ऑपरेटिंग से निकल कर आए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आना चाहिए। जो लोग कॉमर्स के नहीं होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इस टर्म को समझने में, लेकिन सुजाता मैम कहेंगे, क्या सुजाता मैम मैं समझा पाया ये चीज आपको? सर ये आपने अपनी थर्ड या हाँ फोर्थ क्लास में बताई थी अभी। अच्छा हाँ बताइए। हाँ पहले बताया था। अच्छा बताया हुआ, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर तो किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। सर ये फिक्स फिक्स एसेट जो है हाँ जी सर। ये कैपेक्स है। हाँ, ये इसी को कहते हैं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जिसमें हम लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी खरीदते हैं, उसी हाँ को जी। हम कहते हैं। देखिए घर, आपके घर में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक आप सब्जी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक होता है आपने एक घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि आपकी एसेट्स बन जाती है, जो कई सालों तक आप उसको यूज करते हैं, उसके उसको आपको बेनिफिट होता है उससे कई सालों तक। ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होती है। ईयर वाइज ईयर जो है कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कंपेयर करना है फिक्स एसेट से। हाँ, अगर हर साल में हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है, अगर हर साल में नहीं भी हो रहा है मान लीजिए, लेकिन अगर टोटल देखा कि हमने पिछले 10 सालों में कितना हमारे फिक्स एसेट्स हमने खरीदे हैं, तो भाई शुरू में थे 1 लाख करोड़ के, अब हो गए 10 लाख करोड़ के, यानी 9 लाख करोड़ तो खरीदे हैं। जी। अब 9 लाख करोड़ अगर आपने खरीद लिए, 9 लाख करोड़ का आपका एडिशन हुआ है डिप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद, तो फिर आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है? क्या पिछले 10 सालों में 9 लाख करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया है कि नहीं आया? अगर वो जी 5-6 लाख करोड़ आया है, इसका मतलब 3 लाख करोड़ तो आपने लोन उठाया हुआ है, और उठाना और पड़ेगा ही उसको। ठीक। हाँ जी तरुण जी, सर आपका इससे क्वेश्चन। रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, ये जैसे ये गवर्नमेंट कंपनीज है, फॉर एग्जांपल सोलर सूर्योदय योजना। एक सेकंड ताहिर जी, पहले पहले हैंड रेज किया है तरुण जी ने। तरुण जी आपका क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाँ बताइए। सर एक चीज बताइए, जैसे मल्टी अगर आप करो 10 ईयर्स के लिए हमें देखना है, हाँ जी, तो नहीं 10 यूजुअली साल देखो, 20, जितना डेटा मिल जाए, जितना डेटा मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है सर, पर मल्टी अगर जनरली ऐसा नहीं होगा जो इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा जैसे कंपनी स्टार्ट हुई हो, या मल्टी जैसे सर बड़ी ये कंपनी। ये आपको पता है झुंझुनवाला जी ने टाइटन कब खरीदा था? नहीं सर 2004 में। एग्जैक्टली, मतलब कंपनी जब टाइटन फॉर्म हुई उसके बाद कितने साल बाद खरीदा वो नहीं हाँ exactly 2004 में खरीदा था। टाइटन कब फॉर्म हुई? पता, वो नहीं पता। हाँ, या HDFC बैंक देख लो, जितना है 10 साल। देखिए आपको ना देखना पड़ेगा, अगर ऐसे तो फिर वही है, जो लोग ये क्या बोलते हैं कि वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो आपका जो शुरू में पैसा डालने वाले, जितने सीड कैपिटल वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शुरू में डालते हैं जी, ठीक है अपना रहेगा, वो भी 1 साल 2 साल बाद निकल जाते हैं। थोड़ा तो देखो, कहीं तो हम लोग उसमें नहीं है कि नहीं जी आज फिर तो कुछ लोग SME IPO पे चले जाओ, ये करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है आपके पास। आज भी बता रहा हूँ, आज ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इसमें से कई और कई गुना होंगी।
अगर आज के 10 साल पहले किसी से कोई पूछे तो लोग ये कहते थे रिलायंस जो है वो तो 1.5 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ी हो गई। आज वो 20 लाख करोड़ की कंपनी हो गई। अगर कोई HDFC को 15 साल पहले कोई पूछे, कोई कहता था अरे अब तो ये 25 गुना बढ़ चुका है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बढ़ चुकी है वो नहीं बढ़ेंगी। प्लीज आपको देखना है क्या उसका ग्रोथ का वही चांस। जो लोग आज CM बने हैं, कल उन्हीं में से कोई PM बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं जी अभी तो भाजपा का एक छोटा सा नेता है, इसको PM बन सकता है, इसके साथ हम रहें, तो फिर तो आप इनका एवरेज CAGR कितना रहेगा? जैसे अगर बड़ी कंपनी अगर ग्रो करेगी, अगर मल्टीबैगर की बात कर रहे हैं, रिलायंस की अगर बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, एवरेज CAGR मैं आपको बताऊं 20 के तो ऊपर जाना पड़ेगा किसी भी हालत में। हाँ 20 के ऊपर जाना पड़ेगा। 30-20 तक रहे तो बहुत अच्छा है। अगर 30-20 तक एवरेज CAGR आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और 30 का CAGR मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड में एक आके 2 लोग हैं जिन्होंने जनरेट किया है 30 सालों तक। एक्चुअली 30 का CAGR मिल जाए तो सर बहुत बढ़िया। समस्या क्या है कि हम चाहते हैं हमारा पैसा हर साल डबल हो। मैं आपको बता रहा हूँ जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अब स्टॉक मार्केट जो हमारा इंडिया का है वो कम से कम जितने लोग लगे हुए उसमें से आधे लोगों को स्टॉक मार्केट से पहले बाहर फेंकेगा तब चलेगा। स्टॉक मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा चलेगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन वो आप लोगों में से जो मतलब जो ये जो 14-15 करोड़ आपके खुल गए हैं डीमेट अकाउंट और सबके सब स्टॉक मार्केट से ही अमीर बनना चाहते हैं, इसमें से कम से कम 7-8 करोड़ लोगों को बाहर फेंकेगा, बाहर। और ऐसा सिचुएशन आएगा। अब वो किस दिन आए, किस महीने आए, किस साल आए, मुझे नहीं पता। वो हो सकता है अब जोमेटो से शुरू हुआ है कल ही हो जाए, हो सकता है कि 6 महीने बाद हो सकता है 1 साल बाद हो, किसके साथ होगा। और लोगों का पैसा सबका वो जा रहा है गवर्नमेंट कंपनियों में इतनी तेजी से कि पूछो मत। वो बेच नहीं पाएंगे, मैं तो देखा है वो चाहेंगे। अब जो चाह रहा है पेटीएम को बेचना, 2 दिन में उनका पैसा 40% नीचे हो गया, क्या बेच पा रहा है कोई? 2 दिन में उनका पैसा जो है 100 रुपए की जगह 60 रुपए हो चुका है। शाम को 5 बजे एक न्यूज आती है, अगले दिन 100 रुपए का 80 रुपए होता है, उसके अगले दिन 80 रुपए का 60 रुपए हो जाता है। तो आप बताइए वो चाह के भी नहीं बेच। तो ऐसी ही सिचुएशन आती है जब लोग बाहर निकलते हैं। वो पता चलिए जो गवर्नमेंट कंपनियां 5%, 5%, 5%, 10% ऐसे सर्किट लगना शुरू हो गए कि बेच ही नहीं पाएंगे, बेच पाएंगे नहीं। और ऐसे ऐसा कई बार मैंने अपने लाइफ में देख लिया है। इसलिए मैं को वो पैसा केवल एक मेंटली होता है, मेरा पैसा यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से वहां। आप बेच के निकल चुके हैं, उस पैसे को आप अपने अकाउंट में डाल लो, आप खुश हैं। लेकिन जब तक वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में है और लगभग उन्हीं स्टॉक्स में है, तो आपने कुछ पैसा बनाया नहीं। बनाया वही दिन है जिस दिन वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया। हाँ जी अहमद जी, प्लीज। ताहिर जी। नहीं सर, वो मेरे को आंसर मिल गया सर इसी में। अच्छा मिल गया, बताइए और बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, सूर्य उदय योजना और ये सब, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कई कंपनीज को सब्सिडी मिलती है और उससे उनके पास पैसा आता है और उससे वो अपनी फिक्स एसेट्स बना पाते हैं। वो उनके ऑपरेशन से नहीं आता, वो गवर्नमेंट की हेल्प से आ जाता है। तो उससे कुछ होता है? आप बताइए। गवर्नमेंट कंपनियां जब GMR इंफ्रा को दिल्ली आज के मुश्किल 15 साल पहले, क्या है ना हमारी मेमोरी बहुत कम है, जब GMR इंफ्रा को मुंबई दिल्ली टर्मिनल 3 का प्रोजेक्ट मिला था ना, तो लोगों को लगता था जिसने इसका शेयर खरीद लिया वो पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बस बता रहा हूँ। जिस दिन सुजलॉन आई थी, आज सुजलॉन 5 गुना हो गई, लोगों को पता है। जब सुजलॉन कहाँ से कहाँ गई थी शेयर, वो किसी को याद नहीं। जब सुजलॉन ने लगाया था तो लोगों को लगा था ये विंड एनर्जी पता नहीं कौन सी एनर्जी लेकर आ रही है और इससे पता नहीं इंडिया में क्या होगा। आपको इस बात समझना पड़ेगा, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट के साथ तक ही है, वो गवर्नमेंट के साथ तक है। कौन सी गवर्नमेंट गई? जेपी इंफ्रा, आई डोंट नो कितने लोगों को। मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी यहाँ पर क्या बोलते हैं यूपी में, ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था उसके तरफ दोनों प्रोजेक्ट थे, लोगों को लगता था जेपी के शेयर्स में पैसे लगा दो और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट कंपनी, इन दोनों से आप वो कहते हैं ना, ये एक वो हमारा होता है कि एक हवा चल रही है, उस हवा में आप जितना आगे तक बढ़ के निकल गए जितनी जल्दी उतना अच्छा। अब एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर, किसके सर पे जाके वो टोपी रुकेगी, वो एक खतरनाक चीज होता है।
उससे दूर रहें। अगर आपको लग रहा है कोई शेयर ऐसा दिख रहा है भाग रहा है, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप जल्दी से ले लें, 2-4 महीने 6 महीने कहाँ पर जाके निकल जाए। मैं एक्चुअल में क्या है, मैं वो काम करता नहीं हूँ, मुझे ना डर लगता है। मेरा पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है मैं सर्विस क्लास का इंसान हूँ, मैं अपने पैसे को मतलब उतना रिस्क लेना है तो मैं कहता रहा हूँ कि गोवा में जाऊंगा, कैसीनो खेल लूंगा, अगर उतना ही रिस्क लेना है तो मैं क्यों इस शेयर मार्केट को क्यों बदनाम करूं उसके चक्कर में। ठीक है, तो हम लोग सारे थैंक लोग यू सर। इकोनॉमिक्स में यही चीज पढ़ाते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्विस करना, वेलफेयर। वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती है। जिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न करेगी, मतलब थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड है। एयर इंडिया इतना अच्छा प्रॉफिट करती थी, उसको एक टाइम पे गवर्नमेंट ने लिया, 20-25 साल 30 साल रन किया, उसके बाद कह दिया जी ठीक है अब तो लॉस हो गई, अब आप ले लो, काम खत्म। तो ऐसा प्लीज इनसे आप नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। आज हम ऑर्डर्स देख रहे हैं, इस कंपनी को इतने टैंक का ऑर्डर मिल गया, इस कंपनी, आपको पता है रफाल का ऑर्डर इंडिया ने फ्रांस को कब दिया था, किसकी गवर्नमेंट में दिया था? दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने उसको कंटिन्यू किया, तीसरी गवर्नमेंट आएगी कह दीजिए हमने नहीं किया, जितना रफाल आगे आ गए, हम तो जा रहे हैं इटली से कुछ लाने, या हम जा रहे हैं यूएसए से कुछ लाने, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो सेम वो जो कंपनी रफाल बना रही होगी, ऑर्डर बुक हो गया, काम खत्म। तो इन सब चीजों को आप, ये सब गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं। आज युद्ध हो रहे हैं, यहाँ युद्ध हो रहे हैं, वहां युद्ध हो रहे हैं, थोड़ा सा डिफेंस का ये थोड़ा सा वो है, जिंदगी भर युद्ध थोड़े होंगे। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ युद्ध इकोनॉमी नहीं चलने वाली। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो अब जो युद्ध होंगे वो रफाल और मिसाइलों और इनसे नहीं होने वाले, डेटा वाले युद्ध होंगे। पता चला उसने उसके डेटा हैक करे, उसे वो उसके लिए आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, थोड़ा सा अपने अपने आप को डिफेंस करने के लिए रखनी पड़ते हैं, कंट्रीज रखती हैं, और ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। और लेकिन यही है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि डिफेंस सेक्टर किसी भी हालत में, हमें लगता है कि हम अमेरिका को टक्कर दे देंगे, प्लीज समझने की कोशिश करो। आप नॉर्मल मेंटेलिटी ऑफ इंडियन पीपल एंड नॉर्मल मेंटेलिटी ऑफ पीपल, इवन इंडियंस लिविंग इन अमेरिका, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस। यू विल विजुअलाइज दैट। तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अभी लोगों को नहीं पता चल रहा, अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 40,000 डिब्बों को, जो ऑलरेडी रनिंग वाले जो डिब्बे हैं, उनको हम वंदे भारत के तर्ज पे कन्वर्ट करेंगे। अब लोग इसको पॉजिटिव देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वो जो टीटागढ़ वैगन है जिसको मिलने थे उतने ऑर्डर, अब वो नहीं मिलेंगे। आप इसको थोड़ा सा सोचो कि अगर आप पुराने डिब्बे को कन्वर्ट करोगे तो आपको नए डिब्बे बनाने के उतने ऑर्डर नहीं मिलेंगे ना, जो लोगों को लग रहा था कि अब तो सारी ट्रेनें वंदे भारत जैसी हो जाएंगी, अब ऐसे डिब्बे आएंगे, तो उतने ऑर्डर तो उनके कम हो जाएंगे। तो ये सब पॉलिसीज हैं, कब किस दिन एक डिसीजन से किस दिन क्या हो जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी आप उन कंपनीज में रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक कंपनी बता रहा हूं, जैसे प्लीज एग्जांपल है, केवल आपको समझ, सिम्फनी जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कंपनी पिछले 2 साल से कुछ नहीं चली। अगर मैं सही हूं तो 2001 में इस कंपनी का प्राइस था 58 पैसे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कंपनी का प्राइस था 58 पैसे, और वहां से इसका अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे आज के डेट पे भी ये 2,53,000% होता है, 2,53,000%। अब 2,53,000% को अगर किसी को कम लगता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये पिछले 5 साल में कुछ नहीं चली और किसी को लगता है यार ये तो कंपनी खराब हो गई, तो मैंने अभी आपको एप्पल का एग्जांपल बताया है कि अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जी, अगर आपको, मैं नहीं कह रहा कि कल को आप सिम्फनी खरीदे नहीं खरीदे, मेरे पास हो सकती है, मेरे पास नहीं हो सकती है, मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि जो आप शेयर खरीदेंगे वो शेयर केवल और केवल पॉजिटिव ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। 2001 में 58 पैसे का शेयर
आज आपको 1000 रुपए का है, तो जिसने 20 साल से रखा हुआ है उसको तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है, लेकिन जो उसने इसे 2 साल पहले खरीदा या 3 साल पहले खरीदा, उसके हिसाब से चल नहीं रही है, बेकार कंपनी हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। आपको क्यों, आपको क्या सिंफनी, आप, अब मैं सिंफनी का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, आपको एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने शुरू में बताया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती हो जो मोट हो और हायर हायर वाले क्लास को बेचती हो। आप याद करो, आज के 10 साल पहले वाला साल, उस टाइम पे हमारे घर में कूलर होता था, खड़खड़ खड़खड़ लोहे का कूलर होता था। याद आ रहा है किसी को? सबके घर में, लगभग हर घर में वो कूलर बनता था। हमारे रोड के किनारे एक भैया होते थे, वो बनाते थे, उनको हम जाके बोलते थे भैया ये वाली मोटर लगाना, ऐसी वाली लगाना, तो वो जैसा मोटर आप लगवाएंगे उसी हिसाब से कॉस्ट पे वो मोटर हमें कूलर बना के दे देते थे। अचानक एक कंपनी आई, वो प्लास्टिक का अच्छा सा कूलर लेकर आई, जो कि घर में अच्छा लगा, और वो अमीर, जो थोड़ा सा बेटर क्लास के लोग थे वो, क्योंकि बाकी कूलर आपको मार्केट में 800 के मिलते थे, तो ये 1500 का कूलर उन्होंने बेचना शुरू किया, वो सिम्फनी है। तो वो एक एज था इनका, ये एक हायर क्लास को बेच रहे थे, एक इनका एज था। अब उसके बाद फिर चाइना से वैसा ही बॉडी आने लगी, वैसी चीजें बनने लगी, वो बनने लगा, इनके साथ दिक्कत हुई। लेकिन क्या ये ऐसा चलेगा? क्या ये अपने आप को अब नया कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ ला पाएंगे? क्या ये जो प्रोडक्ट अब बना रहे हैं उसके अंदर कुछ एज है? क्या ये हायर मिडिल क्लास को, जो लोग नॉर्मली अब कूलर यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक वाला, उसके बियॉन्ड ये कुछ दे पाएंगे? आपको इनके बिजनेस को वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। प्लस फिर इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनकी देखनी पड़ेगी। चलिए मैं दोबारा चलता हूं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं कि इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या। ठीक है, मैं सिंपली यहां जाता हूं, मैं गूगल पे जाके दोबारा आपके लिए लिख देता हूं, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हाँ इनकी क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, नो टीसीएस की जगह मैं सिम्फनी लिख देता हूँ। प्लीज थोड़ा सा जब टाइम मिले ना आपको, तो जरूर, ये सिम्फनी कम्युनिकेशन खुल गया कोई, नहीं ये कंपनी वो नहीं है, सिम्फनी लिमिटेड हमें खोलना है, एक सेकंड, क्योंकि हम गूगल करेंगे तो ये सिम्फनी जो है दूसरे लिमिटेड। ठीक है, देखते हैं जरा, फिनबॉक्स सिम्फनी लिमिटेड, क्योंकि ये हमारी वो जो वेबसाइट है वो इंडियन वेबसाइट नहीं है, तो कुछ डेटा आपको नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो सिम्फनी का मुझे डेटा यहाँ पे मिल नहीं रहा है। मैं कोई और कंपनी लेता हूँ, मे बी जो अभी है आपका आइसर मोटर ले लेते हैं। चलिए एक बार आइसर मोटर को देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आइसर मोटर, ये भी मैं ढूंढ के आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा बस। आइसर मोटर्स, अब आइसर मोटर्स का अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखता हूं तो ये करीब करीब कितनी आती है मेरे को, आइसर मोटर तो आ गया मेरे पास। अच्छा, ये मुझे लॉगिन करने को कह रहा है, क्योंकि मैंने आपके सामने 3 से ज्यादा कंपनी खोल दी। ठीक है, आप जब आप लॉगिन करेंगे अकाउंट में तो आपको जाएगा, क्योंकि कुछ पहले आपको ये फ्री में देते हैं ये लोग, उसके बाद आपको लॉगिन करने को कहते हैं। तो आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेटा। अभी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं दूसरी साइड से निकाल देता हूँ आपको जानने के लिए, जरूरी नहीं है कि मैं फिनबॉक्स से दूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सिम्फनी ही लेके चल देता हूँ आपके लिए, जरूरी नहीं है मैं इनका क्यों। अगर आप देखेंगे आ गया मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट है, मैं तो केवल उनको यूज नहीं करना, मैं किसी को, ये आपका आ रहा है 10.57, ये 10.57 इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सिम्फनी की। ठीक है, अब ये 10.57, और अगर मैं सिम्फनी को जाके देखता हूं कि हाँ जी हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 13.5, यानी यहाँ पे तो ये आपको एकदम क्लियर होते हैं कि नहीं जी इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक चीज, अब बात करते हैं हम इनकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं।
कैपेक्स में क्या होता है देखते हैं जरा। इन्होंने कितना कैपिटल डेवलप किया। 70 करोड़ का इनका फिक्स एसेट्स था, जो इन्होंने बढ़ा के कर दिया है आज के टाइम पे करीब करीब 337 करोड़, यानी 250 करोड़ के आसपास या 300 करोड़ के आसपास इन्होंने टोटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट की है। इनके पास जो कैश फ्लो आ रहा था उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या आपको ये 300 करोड़ से ऊपर दिख रहा है पिछले 10 सालों में? मुझे बड़े आराम से दिख रहा है कि 300 करोड़ अगर आप केवल 15, 16, 17 का ही जोड़ लेंगे तो आपका 300 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो प्लीज ये इस डेटा के कैलकुलेशन से केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, प्लीज देयर इज नो रिकमेंडेशन कि आप सिम्फनी खरीदे नहीं खरीदे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई कंपनी नहीं इंक्रीज कर रही है, नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गई, और यह कंपनी कोई 4 गुना हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी हो गई। आपको डेटा पॉइंट को देखना पड़ेगा। हाँ जी, मेरी कंपनी में अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? हाँ जी है जी। क्या मेरी कंपनी एक हायर मिडिल क्लास को टैकल कर रही है? हाँ जी वो भी कर रही है जी। मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितनी है उसको क्या वो जनरेट कर रही है रिटर्न? हाँ जी कर रही है। मेरी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को जनरेट कर रही है? हाँ जी कर रही है। ये सब चीजें मीट करती हैं। ऐसे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो आपका बनाना पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूं, ऐसे स्टॉक अगर आपने खरीद लिया, इसका नहीं कि कल को आपने सिम्फनी या टीसीएस या कोई खरीद लिया और वो आपका मल्टी बैगर हो जाएगा। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे स्टॉक्स पे 10 शेयर, 12 शेयर, 15 शेयर, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, आप उसको खरीद के रख देते हैं। आप उसको देखते रहते हैं, अगर किसी में कोई दिक्कत आ जाती है आप उसको हटा देते हैं। वो भी दिक्कत ये नहीं कि किसी एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ गया या कुछ हो गया तो आपने उसको कर दिया, ऐसी दिक्कतों को हम दिक्कत नहीं मानते हैं, ठीक है। और उसको अगर आप 10 साल 15 साल रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक या दो, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक या दो आपका 100 गुना हो जाएगी। अब समझिए जरा, सपोज आपने 1-1 लाख रुपए 10 शेयर में लगा, 10 लाख रुपए लगा दिए, और आपका एक शेयर 100 गुना होता है। एक शेयर, 9 शेयर नॉर्मल होते हैं या डूब जाते हैं, मैं कहता हूं जीरो हो जाते हैं। चलिए, इतनी खराब किस्मत आपकी हो गई नहीं, बहुत मेहनत से कमाना हैं आप लोग पैसे, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग टीचर्स हैं, इतना खराब अपने आप को ना माने। एक शेयर अगर 100 गुना होता है तो आपके 10 लाख के 100 लाख हो जाते हैं। 10 लाख के 10 टाइम्स आपका अपने आप पैसा हो जाता है। तो प्लीज इस थियोरी ऑफ एवरेज पे बिलीव करें। एक शेयर कहां जा रहा है नहीं जा रहा है उसको दिमाग ही ना लगाएं, अपने रिसर्च पे बिलीव करें कि हाँ मुझे ये चीजें देखकर कुछ शेयर खरीद के छोड़ देने हैं अगले 10 सालों तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास मैसेज आता है, सर मेरे को कोई मल्टी बैगर शेयर बता दो, मेरे को कोई ये बता दो, अभी मेरे को कुछ ऐसा बता दो जो कल 5 गुना हो जाए। आप समझने की कोशिश करिए, अगर ऐसा कोई शेयर मेरे पास होता जो 5 गुना हो जाता तो मैं खाली थोड़ा बैठा होता, मेरे पास अपॉइंटमेंट्स की भीड़ लगी होती। तो ये सब झूठ है, ये सब दिखावा करने के लिए, टेलीग्राम पे टिप्स देने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। क्यों मैं आप लोगों के थ्रू रीच करना चाहता हूं? बिकॉज आप लोग बच्चों से मिलते हैं, उस जनरेशन से मिलते हैं जो 10वीं 12वीं में है, कल को कॉलेज में जाएंगे, उनको ये चीजें। कल ही मैं आ रहा था, मैं नोएडा गया हुआ था एक स्कूल में, वहां से मैं वापस आ रहा था। महामना बालिका विद्यालय है, बहुत अच्छा स्कूल है, बड़े बड़े कैंपस में फैला हुआ गर्ल्स का स्कूल है। वहां से मैं आ रहा था तो मेरे साथ ऑटो में एक पर्सन थे, तो वो बात कर रहे थे, मैंने 2 लाख रुपए दिए, 20,000 बढ़ गए, इस तरह से तो 1 महीने में मेरे 4 लाख हो जाएंगे, पता नहीं कैसे हो जाएंगे, वो अब इतना जनरेट कर लेंगे। तो वो पर्सन को मैं समझ रहा था कि वो कोई कॉलेज का बच्चा है या कॉलेज से निकला हुआ है, कोई 25, 26, 27 साल का बच्चा है, और वो अपना, तो उस जनरेशन का अल्टीमेटली क्या होगा, वो 2 लाख उसके डूब जाएंगे और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो प्लीज उस चीजों से अपने आप को बचाएं। मैं कुछ शेयर्स आपको नाम ले रहा हूं, प्लीज नो रिकमेंडेशन, इसलिए लिख रहा हूं कि आप इनको देखेंगे, कि क्या जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें उसमें एग्जिस्ट करती थी आज से 15 साल पहले की नहीं करती थी। और मैं ये कह रहा हूं कि वो मल्टीबैगर हो चुके हैं, लेकिन ये कहीं से मतलब नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि वही आपके और आगे बढ़ते जाए, जैसे आपका बजाज फाइनेंस है, आइसर मोटर है, बर्जर पेंट है, ब्रिटानिया है, इन्फो एज है, एक श्री सीमेंट है, आपका एबॉट इंडिया है, एशियन पेंट है, सिम्फनी मैंने आपको बताया, एक बालकृष्ण इंडस्ट्री है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद आपका JSW स्टील्स है। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। इसलिए मैं ये नाम बता रहा हूं कि आप इनको देखेंगे, ये सारे वो हैं जो कम से कम अपने पिछले 20 सालों में
कई हजार गुना हुए। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना हुआ। कोई 76.76% JSW स्टील, श्री सीमेंट 45,667%। अगर मैं देखूं तो आइसर मोटर 1,46,171%। तो आप सोचिए कितने गुना हुए हैं। तो इन स्टॉक्स को इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इनके चार्ट को देखेंगे 10 साल का इनका, आप स्क्रीनर पे जाके इनके रिजल्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सही ये चीजें कॉमन है। ये एक आइसर मोटर कुछ भी करती हो लेकिन उसका मोड था, वो जो एक अलग प्रीमियम वाली बाइक बनाती थी वो एक मोड था। बजाज फाइनेंस उसका एक मोड था कि हाँ जी बजाज फाइनेंस के जो कार्ड होते हैं या बजाज फाइनेंस जो लोगों को प्रोडक्ट देती थी, प्रोडक्ट कौन खरीदता था? मॉल में जाके बजाज फाइनेंस के लोग बैठे होते थे, वो कोई आम जनता तो खरीदती नहीं थी। एक हायर लेवल हायर मिडिल क्लास के जो लोग होते थे वो वहां जाते थे, क्रेडिट कार्ड स्वैप करते थे, आप जल्दी से अपना 3 चेक देते थे, 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया 1 लाख, तो उनका कस्टमर बेस वो था। तो वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, हाँ ये चीजें एक कॉमन थी। इसको आप हेल्प बनाएंगे तो आपको देखेंगे कि ये सारे के सारे, एप्पल को ही देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये उस तरह का प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी थी, उस तरह के सर्विस, उसके जो क्लाइंटेल था वो उस तरह का था। तो इसको विजुलाइज करें, देखें आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है, आपस में डिस्कस करें। मैं तो बड़ा दुख होता है मुझे कि मैंने इतने ग्रुप बनाए लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि आप लोग कुछ आपस में उस ग्रुप पे कुछ डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि टिप देना है, आप एटलीस्ट कुछ अगर आपको मिलता है, कोई चीज देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो डाले, एक और दूसरा उस पेपर कमेंट डाले तो बहुत अच्छा लगेगा। जो मेरे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसपे कॉर्पोरेट के लोग हैं उस पे मैंने यही सब देखता हूं कि वो डालते रहते हैं, लेकिन ये जो टीचर्स वाले मैंने शेयर मार्केट 13-14 ग्रुप बनाए हुए हैं, इस पे मैं हमेशा देखता हूँ कि बड़े शांति से आराम से सब, मतलब कोई तो ठीक है, हर आदमी का ऐसा बिहेवियर होता है, मे बी नेचर होता है। तो आई होप मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो फीडबैक है वो देना, और प्लस आपकी कोई क्वेरीज है तो मैं देने के लिए तैयार। एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ऑफ टोटल मल्टीबैगर? किसी के मन में कुछ है तो? सर एक क्वेरी है मेरा। यस सर, पानी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए नमस्कार सर। सर। ये जो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस है, हाँ आपने पहले एक बार कहा था ये आगे 10 साल में बहुत ऊपर जा जियो सकता है। फाइनेंशियल सर्विस, जियो हाँ फाइनेंशियल। सॉरी सॉरी सॉरी, जियो हाँ फाइनेंशियल। हाँ, हाँ। क्या ये मल्टीबैगर होने की कुछ पॉसिबिलिटी आप सर एक्चुअल में क्या है, मैंने आपसे कहा था 10 साल में 10 साल में 10 गुना होना इज नॉट मल्टीबैगर। मल्टीबैगर तो 10 साल में 100 गुना हो जाते हैं। जी जी जी। लेकिन आई एम हैप्पी विद 10 साल में 10 गुना। तो देखिए हाँ आपके हाँ पैसे होते हैं, कुछ पैसे जैसे मेरे पैसे, मुझे पता है कि मेरा HDFC जो है साल का 12% रिटर्न देगा, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा परसेंट मल्टी HDFC में है। क्यों? क्योंकि मैं पैसे को FD में नहीं रखता। तो मेरा जो FD वाला पैसा है वो मेरा HDFC में हो सकता है, वो मेरा एशियन पेंट में हो सकता है, या वो मेरा पैसा बजाज फाइनेंस में हो सकता है। जो पैसा मैं रिस्क ले सकता हूँ वो पैसा मैं किसी मल्टीबैगर देख के ढूंढ के उसमें लगाऊंगा। जो पैसा ऐसा लगता है चलो यार पिज्जा खा इतना लगा देते देखा जाएगा जो होगा, वो पैसा मैं कोई 0 to हीरो वाले स्टॉक में लगाऊंगा। वो आपका ना, आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा है अभी स्टॉक मार्केट में आया, अभी करियर का स्टार्टिंग है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसको आराम से एक रिलायंस, एक पता चला कि हाँ जी बजाज फाइनेंस, एक एशियन पेंट, एक डाबर, ऐसे छोटे 10-12 स्टॉक खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ताकि आपको स्टॉक मार्केट समझ में तो आए पहले। जी। ठीक है सर। तो मैं आपको थैंक बता रहा हूँ, मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा जियो फाइनेंस में काफी पैसा लगा हुआ है और मैं लगा रहा हूँ, हर गिरावट पे लगाऊंगा। और क्योंकि वो 10 सालों के मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, और वो ठीक है, मैं उससे उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा उससे। मैं 20-22% का ठीक अगर है। मुझे CAGR दे देता है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, थैंक यू सर। एनीवन एल्स प्लीज? किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? इतनी अच्छी क्लास हो गई या मैंने आपको डरा दिया? बताइए डॉक्टर गुप्ता प्लीज, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सर, क्लास तो बहुत अच्छी रही, डरे बिल्कुल नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आया है। और कुछ सोचता, मतलब ये देखना है, एनालिसिस करना है कि किस तरह से हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकें और उसमें लगा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है कि अगर आप ढूंढ पाए तो जरूर हम लोगों को भी बताएं।
हम लोग भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, आपने जैसा कहा कि भी अब कोई बात नहीं करता है तो मैं जैसी कुछ मुझे लगेगा तो मैं हाँ जरूर डेफिनेटली हाँ, उसमें ग्रुप मैं में डालूंगा। कोशिश करता हूँ। एक मैंने टेक्निकल का एक छोटा सा ग्रुप बनाया था, उस पर भी मैं डालने की कई बार कोशिश करता हूँ। उसमें एक दो लोग हैं जो डालते रहते हैं, मैंने देखा है, जो टेक्निकल वाले ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग एक दो डालते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालते आप लोग। तो इसलिए नहीं कि आप डालें तो कोई और खरीदे, इसलिए कि हो सकता है कोई पॉइंट आपने नोटिस किया है, दूसरे ने नहीं किया, दूसरे आपने नहीं किया, दूसरे ने कर लिया, नहीं इसमें ये कमी है या अच्छाई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग को डिस्कशन करना चाहिए उस ग्रुप पे, उससे, क्योंकि सब लोग आप लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, इसका मतलब आप लोग का ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में है। तो आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एटलीस्ट इन लर्निंग, एटलीस्ट इन लर्निंग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सर ये ग्रुप्स कहाँ पर है सर? हाँ तरुण जी बताइए, तरुण जी। अभी सर कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें मल्टीबैगर होने की ज्यादा चांसेस है, जैसे सर ईवी देखिए, वगैरह चल रहा है? जो आज के एक चीज तो जान लीजिए, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, उसके बाद फाइनेंस, और उसके बाद एफएमसीजी। ये अगर आप मेनली आप देखेंगे, आप यूएस का 2 साल का डेटा मिलता है, हमारे यहाँ तो 40-50 साल का ही डेटा मिलता है। जितने भी स्टॉक मल्टीबैगर हुए हैं वो यही मेनली हैं। थोड़ा सा फार्मा भी होने लगा जब से बीमारियां वगैरह हुई हैं पिछले 10-20 सालों में उसमें। अदरवाइज आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी और फिनेंस, यही एक ऐसे सेक्टर है। अब टेक्नोलॉजी के बाद थोड़ा सा बात आती है, एनर्जी सेक्टर एक हो सकता है कि जी, जैसे ही, क्योंकि आपको पता है हमारे ये तो डिमांड सप्लाई का सारा खेल है। पेट्रोल निकाल रहे हैं हम लोग, कोयला निकाल रहे हैं हम लोग, एक समय तो आएगा आज के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोयला का प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मिलनी खत्म हो जाएंगी। आज तो हम कह रहे हैं सोलर पे शिफ्ट करो या विंड पे शिफ्ट करो या इस पे शिफ्ट करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि शिफ्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो जब, तो वो सेक्टर जो उस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इस पे उस पे काम कर रही हैं कंपनियां, तो वो एक बर्निंग सेक्टर हो सकता है। लेकिन वो भी वो रिसर्च से रिलेटेड सेक्टर है, तो उसमें कहीं कुछ आपको अच्छी कंपनी कोई मिल जाए। इसमें मैं, अंबानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अडानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ उसमें निकल कर ना आए कि हाँ ये कंपनी है ये, तब तक हम उसमें अभी कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर है कि जो ऑलरेडी हैं सेक्टर्स, उन्हीं में आप देखें, उसमें बहुत चीजें आपको निकल कर आ जाएंगी। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में कभी आपको मल्टीबैगर नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ पे आप प्रीमियम चार्ज ही नहीं कर सकते। आप जहां पे प्रीमियम चार्ज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे मीडिया वाले लिखना शुरू कर देंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ जी लिखना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, टैक्स एजेंसी पीछे पड़ जाएंगे, पेरेंट्स हाय हाय करना शुरू कर देंगे। तो वो होगा, उसमें कभी आप मल्टीबैगर सोच भी नहीं सकते, सोचना ही पड़े। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें आप, जैसे आपका ये हॉस्पिटल्स एंड ऑल है, इसमें भी एक लिमिट के बाद आप जो है, जो इसमें रिसर्च वाली कंपनियां जो हॉस्पिटल को सप्लाई करती हैं, ये पर्टिकुलर चीज देती हैं, जैसे डिवीज लैब है या समथिंग है, उस तरह की कंपनियों में आप सोच सकते हैं। लेकिन कोई सोचे कि हाँ जी मैं अपोलो हॉस्पिटल का शेयर खरीदूंगा और आज के 20 साल बाद कुछ ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम के बाद पता चलेगा। और अपोलो, आपने देखा होगा डेंगू का 20 लाख का बिल। अब डेंगू का 20 लाख का बिल, डेंगू वाले ने तो बुलाया नहीं था, तो आप अपने हिसाब से आप कहते हो जी मैं उस हॉस्पिटल में जाऊंगा, आप उसकी सर्विस तो लेना चाहते हो, लेकिन आप उसके पैसे नहीं देना चाहते हो। आपके पास हर तरह के हॉस्पिटल होते हैं। अब 20 लाख, वो कहता है जी मैं तो डेंगू 20 लाख में ठीक करूंगा, बताओ आना है तो आओ, नहीं तो कहीं और जाओ। यही काम अगर नाइकी का जूता वाला करे तो लोग हाँ जी 200 का जूता, वो वहां तो कोई नहीं कहता कि हाँ जी एक जूता 20,000 का, वहां कोई नहीं कहता ये बात। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर यही काम हॉस्पिटल वाला, तो आप सोचिए कि हॉस्पिटल में आप इस तरह का कमा सकते हैं, नहीं। मेडिसिन में भी अब नहीं कमा सकते, बिकॉज ये जेनरिक मेडिसिन, ये वो सब कुछ आ गया। तो कुछ आपको ये देखना पड़ेगा हॉस्पिटल में, जो मैंने आपको बताया कि इसमें भी थोड़ा सा वो जो सप्लायर टाइप के हैं, जो कुछ नया ढूंढ के लाते हैं, कुछ प्रीमियम, वो कुछ कमा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा, जहां पे जो भी चीज रेगुलेटेड हो, जनरल पब्लिक से रिलेटेड हो, जनरल पब्लिक से जो रिलेटेड होगी ना, उसमें आप मल्टीबैगर नहीं ढूंढ सकते। एक क्रीम वाले को जो कुछ सर्विस दे रही है वहां पे, अब जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसकी बात तो कर रहे हैं, इसमें जो जो कंपनी कुछ रिसर्च करके कुछ नया निकाल देगी वो तो कर देगी। लेकिन आप ये सोचिए कि हाँ, जो जब ये चीजें सबको सप्लाई होने लगेगी, वो कुछ जियो है, जियो, अभी सर ने जो पूछा क्या जियो आपको मल्टीबैगर बन सकता है? नहीं जी, सबको डेटा सबको चाहिए, लेकिन चाहिए 2 रुपए में चाहिए 2 रुपए में, 1 रुपए में। अगर 300 रुपए अगर जियो वाला चार्ज करता है महीने का, वही लोगों को बहुत महंगा लगता है।
इतना महंगा लगता है कि पूछो मत। और एक एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक चाय पीते हैं 300 रुपए की, तो वो आपको ना क्लास डिफरेंस हो जाता है वहां पे। जियो का बिल आपने देखा होगा 300-350, पहले वो फ्री में था, उसके बाद 300 का बढ़ा, वो जियो ने सबको फ्री में देके फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो जियो कम्युनिकेशन के थ्रू आप सोचे, हाँ उसके बियॉन्ड वो कुछ और निकाल के कुछ और सर्विस तो कुछ हो सकता है, लेकिन जियो कहते हैं फोन कनेक्शन बेच के कभी वो मल्टीबैगर नहीं बन सकता, बिकॉज वहां पे प्राइसिंग पावर नहीं है। प्राइसिंग पावर इंपॉर्टेंट होता है। एविएशन सेक्टर हो सकता है सर, एविएशन एविएशन सेक्टर में भी सर मल्टीबैगर होने के अगर एक कंसिडरेशन हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब इंडिया में तो खैर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टाटा जी आ गए, और टाटा जी की जो मेथोलॉजी है वो सिंपल सी बात है कि वो नहीं, वो पैसा कमाने वाली मेथोलॉजी के लोग है नहीं। तो अब जो है कंपटीटर, उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा, तो बहुत आसान नहीं होगा सर, बहुत आसान नहीं होगा। मे भी हो सकता है, बिकॉज बहुत कंसोलिडेट हो गया है पूरा मार्केट, सारे स्पाइस ये वो सब खत्म ही हो गए हैं, तो अब 2 प्लेयर बचेंगे, एक इंडिगो, एक ये टाटा जी। तो कुछ हद तक हो सकता है इंडिगो का शेयर बढ़ सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी मानना है कि इंडिगो का शेयर अच्छा रिटर्न यहाँ से देगा, लेकिन कितने साल देगा, बिकॉज ये टाटा जी जो है, इनकी जो कंपनी की जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो पैसा कमाने वाला नहीं है, वो थॉट ही प्रोसेस, वो एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी की तरह काम करती है वो कंपनी। वो कहती है कि नहीं जी, हमें देश के लिए कुछ करना है। आपको ध्यान, अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन हमारा काम तो शेयर खरीद के पैसा कमाना है ना, हमारा काम तो शेयर खरीद के पैसा कमाना है, तो हमारी कम तो वो एक बड़ा डिफरेंस सा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है अगर टीसीएस जो है, टीसीएस केवल सर्विस इंडिया में दे रही होती ना, तो टीसीएस कभी मल्टीबैगर नहीं बनी होती। जब वो फॉरेन में सर्विस देने लगी, अब किसी को लगता है कि हाँ टाटा मोटर्स खरीद के कोई मल्टीबैगर बन जाएगा, अब आज तो मैं बात नहीं कर सकता, 10 साल बाद बात करेंगे उसके बारे में। टाटा मोटर्स खरीद के कोई मल्टीबैगर नहीं, क्योंकि टाटा जी का ड्रीम है लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में कारें बेचना इंडिया में। अब आप कहोगे ये टाटा जी तो बड़े खराब है, अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बड़े खराब है, लेकिन आप कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बड़े अच्छे हैं। अब आप तो शेयर इन्वेस्टर हो, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ये ध्यान रखना है। नीता मैम कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज। जी सर, मेरे एक तो ये पूछना था, नारायण हृदयालय किसी ने बोला था, हाँ हार्ट स्पेशलिस्ट है वो। हाँ, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी। अब देखिए, जैसे नारायण हृदयालय मैम ने बोला, बहुत, क्योंकि आप सोचिए हार्ट सर्जरी, क्या कॉमन आदमी इंडिया में हार्ट सर्जरी कराता है? हार्ट सर्जरी कौन कराता है? या उस तरह का, हाँ जी, किडनी ट्रांसप्लांट और आपका इस तरह के जो ट्रांसप्लांट होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब जो चीजें हैं, ये कॉमन आदमी नहीं कराता, ये ध्यान रखिए। ये एक एक अलग क्लास वाले लोग होते हैं, वो 40 लाख का खर्चा है, 50 लाख का खर्चा है, वही कराते हैं। अब जब वो कराते हैं, यानी एक ये प्रीमियम को देखते हैं वहां पे। अच्छा, यहाँ पे प्राइसिंग पावर कितनी अच्छी है, जब आपके घर में किसी का, भगवान न करे, अगर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना, तो वो कहता है 25 लाख। अब आपको पता ही नहीं होता ये 25 लाख का है या 20 लाख का होगा, वहां पे आप प्राइसिंग पे जा ही नहीं सकते, हाँ जी ठीक है करो करो, ये लो पैसे करो। तो वहां पे एक प्राइसिंग पावर है, बहुत अच्छी कंपनी है मैम, और वो आपने अच्छी कंपनी पकड़ ली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चीजें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सौरभ मुखर्जी जी के पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए, मैं जो कंपनी मैं नहीं सुनता हूँ, नहीं एनालिसिस करता हूँ, तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन इट इज वन ऑफ द गुड कंपनी। लेकिन वही है कि सारी गुड कंपनी खरीद नहीं सकता मैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन इट इज अ गुड कंपनी। और सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईवी का अभी क्या स्कोप है? मैम, ईवी का स्कोप तो बहुत है, लेकिन वही है कि ईवी जो है आने वाले सालों में वो कॉमन मैन की चीजें बन जाएंगी। आप देख लीजिए, सारी बसें ईवी से चलेंगी, सारे ऑटो ईवी से चलेंगे, सारी गाड़ियाँ ईवी से चलेगी, और उसके बाद कंपटीशन आएगा, सब लोग आप कारें आप बेचना शुरू करेंगे 4-4 लाख में, 5-5। आज जो लेकर आ रहे हैं ठीक है, 10 लाख में बेच रहे हैं, बिकॉज बाकियों के पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मारुति अपना ईवी निकाल देगी, आज टाटा की ईवी जो कारें हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में बिक रही हैं, जो कार 6 लाख की बिकनी चाहिए वो 9 लाख की बिक रही है, इसलिए टाटा मोटर्स जो है अच्छा कर रहा है। लेकिन जिस दिन मारुति का अपना ईवी आ गया, लॉन्च होके मार्केट में आ गया, उस दिन फिर वो नॉर्मल कॉमन मैन के रेट पे वो डालेंगे ही डालेंगे, और जब कॉमन मैन के रेट पे डालेंगे, कंपटीशन होगा, तो वो बहुत ज्यादा, ठीक है, शुरू में वही है कि इस झटके में टाटा मोटर खरीद के आप जब निकल जाए, लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं ये बढ़ता रहेगा 20 साल तक, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम जब मल्टीबैगर की बात कर रहे हैं, तो हम उस शेयर की बात करें जिसको लेके हम 20 साल वेट करें, तो उसमें ये नहीं आने वाले। नो डाउट
पैसा अच्छा कमाएंगे, अच्छी रिटर्न देंगे, कई सालों तक आप इसमें लगा के 10-12%, 15% का CAGR कर सकते हैं। फॉर दैट इट इज गुड। ठीक है। और सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इंडिया में तो कोई कर ही नहीं रहा, जो तो अमेरिका वाले ही कर रहे हैं, हम तो केवल उनको सर्विसेज दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया कहाँ, कौन सी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में कुछ कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम केवल मैन पावर सप्लाई करते हैं अमेरिकन को। हमारी जितनी भी कंपनियां हैं वो मैन पावर। अब आप समझ लीजिए कि मैन पावर सप्लाई का एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपने सोसाइटी में गार्ड लगवाते होंगे, कितना पैसा देते हैं? वो हर, क्योंकि 10 लोग गार्ड लेके आते हैं, आप कोटेशन लेते हैं, आप कम से कम प्राइस वाले को देने की कोशिश करते हैं, यही होता है उसमें। जहाँ पे भी आप मैन पावर सप्लायर बन जाते हैं, हमारी जो इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं, ये बाहरी को हम लोग एक्चुअल में हमें लगता है हम उनके प्रोजेक्ट पे काम करें, उनके प्रोजेक्ट पे काम करें। जो लोग IT सेक्टर में काम करते हैं आप उनसे पूछिए, हम उनके किसी प्रोडक्ट के लिए हम मैन पावर सप्लाई करते हैं। तो इसमें बहुत मार्जिन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्जिन इट विल बी ऑलवेज लेस। हाँ, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको जो टेंडर मिलते हैं, उनको जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। तो ये अगर हमारी इंडिया की कुछ कंपनी ऐसा करने लगे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है इंडिया में, टाटा एल्क्सी, अच्छी कंपनी है और वो उस डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर कुछ हो जाती है, निकल जाती है, तो दैट कैन बी वेरी गुड। मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। महंगा बहुत है उसका शेयर अभी थोड़ा 7,000। मैम आपको लग रहा है महंगा, मेरे को तो सस्ता लग रहा है। यही कारण है कि आप मेरे साथ लोग बैठे होंगे जिनको मैंने 60,000 70,000 के रेट में MRF खरीदवाया था। है कोई क्या, जब 60,000 70,000 में MRF खरीदा था हम लोगों ने? कोई है यहाँ पे? उस समय लोगों ने मैंने खरीदा था सर। नहीं ना खरीदा, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था खरीदने को, उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है पैसे नहीं थे, नहीं खरीदा, कोई बड़ा। आपने खरीद, ये सर आपने बोला था, याद है आपको? 60-70, आज वो 1.5 लाख का हो गया और मुश्किल से 1.5-2 साल की बात हो गई है। तो ये शेयर ना प्राइस के बेसिस पे महंगा नहीं देखना है। आपको क्यों 15 शेयर खरीदने, आप एक ही शेयर खरीदने हैं। देखिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से टाटा एल्क्सी, आपने अच्छा किया आपने, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से टाटा एल्क्सी इस समय सस्ता शेयर है। देखिए 60 के पी पे मिल रहा है। आप ढूंढिए इंडिया के जितने भी अच्छी कंपनियां हैं इस सेक्टर की, वो कहाँ पे मिल रही हैं। अगर आप इसको पास्ट पी से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, आपको पता चलेगा। 10 साल में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये 5 साल में देखेंगे एवरेज पे आ गया है। थोड़ा सा और 10 साल में भी और नीचे आ सकता है, अगर हो सकता है आए ना आए, हो सकता है यहाँ से एवरेज ही ऊपर आ जाए, तो देखना पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से टाटा एल्क्सी को हर डिप पे खरीदना चाहिए। आप देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी 70 के पी पे है, परसिस्टेंट सिस्टम 60 के पी पे है, ठीक है। आप KPIT 80 के पी पे है, कोफोर्ज 53 के पी पे है। तो टाटा का ब्रांड होके अगर आपको 59 के पी पे मिल रहा है तो मतलब मुझे ठीक लगता है। मे बी फिर अगर ये नीचे आएगा तो मैं और खरीदूंगा, नो डाउट। मेरे पास है, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, तो प्लीज, क्योंकि सर इसका क्या फेयर प्राइस हो सकता है? हाँ जी, फेयर प्राइस इस स्टॉक मैम मुझे लगता है 7,000 के रेंज इज द वेरी फेयर प्राइस फॉर स्टॉक। हाँ 7,000 के रेंज में। अब वही है कि एग्जैक्ट 7,000 का हम वेट करें या 6500 का वेट करें, 6800 का वेट नहीं मिलता। क्या होता है, मेरे को अगर मान लो लगता है मेरे को एक अच्छी कंपनी मिल गई और मुझे अगले 10 साल रखना है उस कंपनी को, तो मैं क्या करता हूँ, मान लो 5 लाख के शेयर मुझे लगता है इसे खरीद लेने चाहिए, या 2 लाख के शेयर खरीद लेने चाहिए, तो मैं 10-20 हजार के खरीद लिया। फिर देखा, कुछ वेट किया, 10-20 हजार खरीद लिया, ऐसे। क्योंकि मैम ये जो है ना 100-200-400 रुपए के मार्जिन, मतलब परसेंटेज वाइज 100-200 वो तो शेयर पे डिपेंड करेगा। तो ये इससे बहुत बड़ा आपके पोर्टफोलियो में कोई फर्क पड़ जाए ऐसा होता नहीं। अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीद कर रख देना होता है बस। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। संडे के दिन आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। आई होप मैं आपके एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाया। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगा। आप लोग 35 लोग थे, तो मैं 34 फीडबैक्स का वेट करूंगा ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सर। आपका थैंक यू कि आपने संडे को टाइम दिया। नहीं सर, मैं तो थैंक यू सर। उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you.